तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी डिफरेंट टाइप की हॉरर थ्रिलर मूवी को जिसका नाम है द हाउस एट द एंड ऑफ टाइम। ये मूवी आपको देखने में काफी मजा आएगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट काफी बढ़िया है। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.7 स्टार्स आउट ऑफ 10 जो कि काफी बढ़िया है। ये एक स्पेनिश हॉरर फिल्म है जिसको डायरेक्ट किया है एलियांद्रो हिदाल्गो ने। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की स्टार्टिंग में हम डल्सी नाम की एक लेडी को देखते हैं जो कि इंजर्ड होकर अनकॉन्शियस पड़ी हुई थी। अब डल्सी को तभी अचानक से होश आता है जिसके बाद में वो बेसमेंट में जाती है जहां पर उसको अपना हस्बैंड हुआन दिखाई देता है जो कि इस दुनिया से जा चुका था और उसको स्टैब कर मारा गया था। अब डल्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता जिसके बाद में वो अपने बेटे लियो को ढूंढने जाती है और लियो मिल भी जाता है। डल्सी लियो को अपने पास बुलाती है लेकिन तभी कोई हाथ आकर लियो को पीछे अंधेरे में कमरे में कहीं खींच लेता है और कमरे का दरवाजा अपने आप ही बंद हो जाता है जिसके बाद में ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अब अगले सीन में कुछ पुलिस ऑफिसर्स डल्सी को जेल में ले जा रहे होते हैं क्योंकि डल्सी पे इल्जाम था कि उसने ही अपने पति को मारा है और सबूत के तौर पर वो नाइफ जो होता है उसके ऊपर डल्सी के ही फिंगरप्रिंट्स के निशान थे। लेकिन डल्सी इस इल्जाम को मानने से इनकार कर देती है और ये कहती है कि उसने अपने हस्बैंड को नहीं मारा और हमने भी यही देखा था कि ना तो डल्सी ने अपने हस्बैंड को मारा और ना ही चाकू को छुआ था और फिंगरप्रिंट्स उसी के थे और उस वक्त वहां पर कोई और मौजूद भी नहीं था सिवाय उस सुपर नेचुरल बीइंग के। लेकिन वो कौन है इसके बारे में फिलहाल हमको नहीं पता। लेकिन अल्टीमेटली होता यह है कि डल्सी को इस चीज के लिए 30 साल की सजा हो जाती है। अब कई सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर डल्सी को जेल से तो बाहर निकाल दिया गया था लेकिन उसको अपने बचे हुए वक्त में हाउस अरेस्ट में ही रहना था, यानी कि उसको वापस अपने उसी घर में जाना पड़ता है जहां पर इतने साल पहले वो हादसा हुआ था। अब उसके घर जाने के बाद में तभी एक प्रीस्ट वहां पर आता है जो कि डल्सी के फैमिली के साथ में क्या हुआ था और कैसे हुआ था ये जानना चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो उसकी मदद कर सकता है। अब पहले तो इन सब चीजों के लिए डल्सी मना कर देती है लेकिन उसे लियो को भी ढूंढना था जो कि उस दिन अचानक से गायब हो गया था और इसलिए वो मान जाती है। यानी कि उस रात जिस सुपर नेचुरल बीइंग ने लियो को कहीं खींच लिया था उसके बाद आज तक पता नहीं चला कि लियो कहां पर गया है। खैर वो प्रीस्ट को उस रूम के अंदर लेकर जाती है जहां पर लियो गायब हो गया था और शॉकिंगली इस रूम के अंदर एक टनल भी थी जिसके अंदर लियो नहीं मिल पाया। अब यही सब बताते हुए डल्सी अपनी पूरी कहानी उस प्रीस्ट को सुनाने लगती है। लेकिन अब आगे की जो कहानी है ना वो मैं अपने हिसाब से एक्सप्लेन करूंगा और नैरेट करूंगा ताकि आपको यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन ना हो क्योंकि यहाँ पर काफी सारी टाइमलाइंस हैं जिनकी वजह से आप कंफ्यूज हो सकते हो। अब ये उस समय की बात थी जब डल्सी कभी यंग हुआ करती थी और उसकी फैमिली बिल्कुल नॉर्मल फैमिली जैसी थी जिसके अंदर वो, उसका हस्बैंड हुआन और उनके 2 बेटे यानी कि लियो और रॉड्रिगो थे। अब ये जो परिवार था वो काफी ज्यादा आम था जैसा कि हर कोई होता है और इनका हर एक दिन नॉर्मल ही जाता था। अब एक दिन लियो और रॉड्रिगो दोनों खेलने जाते हैं जहां पर हमको ये पता चलता है कि रॉड्रिगो को अपनी ही एक फ्रेंड सराई पर क्रश होता है। यहाँ पर हम लियो के भी एक बेस्ट फ्रेंड से इंट्रोड्यूस होते हैं जिसका नाम गार्सिया होता है और लियो और गार्सिया दोनों काफी डिफरेंट वे में और सीक्रेट तरह से हैंडशेक किया करते थे, यानी कि ऐसा हैंडशेक करना किसी और को नहीं आता था। अब जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है हम ये समझ पाते हैं कि डल्सी और उसके हस्बैंड हुआन के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। दोनों के बीच काफी झगड़े हुआ करते थे और ऐसे ही समहाउ इनकी रिलेशनशिप सरवाइव कर रही थी। अब एक रात को डल्सी अपने बेड के नीचे से एक बॉक्स को निकालती है जिसमें एक चाबी होती है और उस चाबी से वो एक ड्रॉर को खोलती है जिसके अंदर डल्सी ने एक लेटर सीक्रेटली रखा हुआ था। अब यहाँ पर उस लेटर से हमको ये पता चलता है कि वो किसी और से प्यार किया करती थी लेकिन उसकी शादी उससे नहीं हो पाई। लेकिन तभी हमको एक बात और पता चलती है कि लियो डल्सी के उसी लवर का बेटा है, यानी कि वो हुआन का बेटा नहीं था। लेकिन हुआन को ये बात पता नहीं थी और वो कुछ लियो के साथ में गलत ना कर दे इसलिए डल्सी ने कभी भी ये बात उसको नहीं बताई थी। अब ऐसे ही एक रात को हुआन और डल्सी के बीच फिर से झगड़ा होने लगता है जिससे गुस्सा होकर हुआन घर से बाहर चला जाता है और डल्सी कुछ सोचते हुए चेयर पर बैठ जाती है। अब उसी वक्त अचानक से ही डल्सी के रूम के दरवाजे पर बहुत जोर से नॉक होती है और नॉक्स बहुत ही ज्यादा लगातार हो रही थी। अब डल्सी को तो पहले ये लगता है कि शायद से ये उसके बेटे लियो की शरारत होगी इसलिए वो चिल्लाकर उसे वहां से जाने के लिए बोलती है लेकिन नॉक्स नहीं रुकने पर जब डल्सी उठकर जाती है तब दरवाजे के पास खड़ी हुई एक लेडी उसको पकड़ लेती है। डल्सी समहाउ अपने आप को बचाती है लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। देखने से ये पता चलता है कि वो लेडी काफी एजेड थी। अब लेडी दरवाजे के चेन को खोलने की कोशिश करती है ताकि वो अंदर आ पाए लेकिन डल्सी एक सीजर लाकर उस लेडी पर अटैक करने लगती है लेकिन
लेकिन तब तक वो लेडी वहाँ से चली जाती है। डल्सी को लियो और रॉड्रिगो की चिंता होने लगती है और तभी उसे ऐसा लगता है कि लियो के कमरे में कोई है और वो उससे बात कर रहा है और इसलिए ही डल्सी जल्दी से अंदर जाती है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। और दोस्तों यहाँ पर ये ओल्ड लेडी वाला जो सीन है ना, इसको याद रखना, आगे आपके काफी काम आएगा। खैर अब दूसरी तरफ हम रॉड्रिगो को देखते हैं जो कि अपने ही कमरे में सो रहा होता है और उसके भी दरवाजे के बाहर कोई नॉक करता है तो रॉड्रिगो कंटिन्यूअस नॉक से डर जाता है और चादर को अपने चारों तरफ लपेट कर बैठ जाता है, जो कि बच्चों के लिए काफी आम बात है। डरने के बाद में वो ऐसा ही करते हैं। इनफैक्ट काफी तो बड़े लोग भी ऐसा करते हैं। मतलब कि हनुमान चालीसा एक तरफ, एग्जॉर्सिज्म एक तरफ, लेकिन चादर का ओढ़ कर बैठना एक तरफ, क्योंकि लगता है कि इससे शायद वो लोग बच सकते हैं। अब उसी वक्त उसे अपने सामने कोई चलते हुए दिखाई देता है जो कि उसी की तरफ आ रहा था और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में ही डल्सी वहां पर आती है और तब वो रॉड्रिगो को बिल्कुल नॉर्मल और सेफ पाती है। अब अगले दिन डल्सी कुछ पुलिस वालों को अपने घर पर बुलाती है क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि पिछली रात को कोई चोर उनके घर पर आया था, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने पर ऐसा कुछ भी नहीं पता चलता। अब लियो कुछ रिवील करते हुए ये बताता है कि पिछली रात को उसके कमरे में एक गोस्ट आया था जिसने उसे एक लेटर दिया और वो लेटर डल्सी को देने के लिए उसने कहा था। साथ ही साथ ये भी बोला था कि वो उस लेटर को खुद ना पढ़े। तभी डल्सी वो लेटर लेती है और उसे खोलकर जब पढ़ती है तो उसके अंदर दो बातें लिखी हुई थी। पहली ये थी कि कुछ दिनों के लिए लियो और रॉड्रिगो को अलग अलग रहना होगा, यानी कि उन्हें साथ में नहीं खेलना है क्योंकि इसकी वजह से कुछ बुरा हो सकता है। और दूसरा ये था कि कुछ दिनों में हुआन लियो को मारने की कोशिश कर सकता है, लेकिन डल्सी को इस बात पर बिलीव नहीं होता और जब ये बात वो अपने हस्बैंड को बताती है तो उसको भी यही लगता है कि ये किसी का मजाक है, क्योंकि वो अपने बेटे को क्यों मारेगा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि अभी तक उसे सच्चाई पता ही नहीं थी कि वो उसका बेटा नहीं है, इसलिए ही वो दोनों इस लेटर पर इतना ध्यान नहीं देते और इसके बताई गई बातों पर बिल्कुल भी गौर नहीं करते। लेकिन आगे चलकर यही इनका सबसे बड़ा गलत डिसीजन होने वाला था। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है जहाँ पर हम प्रीस्ट को उस घर पर रिसर्च करते हुए देख पाते हैं जहाँ पर डल्सी फिलहाल रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ हम डल्सी को एक बूढ़े आदमी को स्पॉट करते हुए देख पाते हैं जिसके हाथ में एक नाइफ था, जिससे डल्सी डर कर खुद को वॉशरूम में बंद कर लेती है। अब कुछ ही समय के बाद में वो वॉशरूम से डरते हुए बाहर निकलती है, जहाँ पर उसे अपने कमरे में 1111 खून से लिखा हुआ मिलता है, वो भी एक मिरर के ऊपर। इस चीज से वो बहुत डर जाती है और उसी वक्त फिर से कोई उसके कमरे में दरवाजा नॉक करने लगता है। डल्सी चिल्लाते हुए उसे वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो कोई इंट्रूडर नहीं बल्कि पुलिस ऑफिसर्स होते हैं। अब डल्सी फिर से एक बार प्रीस्ट को सारी कहानी बताने लगती है, जिससे सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर हम देख पाते हैं कि रॉड्रिगो एक दिन अपनी क्रश को एक पर्ल गिफ्ट करता है, जैसा सेम पर्ल लियो को डल्सी ने गिफ्ट किया था। और इस चीज को आप याद रखना क्योंकि आगे इस चीज का काफी बड़ा लिंक कनेक्ट होने वाला है। अब पर्ल गिफ्ट करने के बाद में दोनों किस करने जाते हैं, लेकिन तभी बीच में लियो उनको रोक देता है और फिर से खेलने के लिए चला जाता है। अब वहीं दूसरी तरफ हम डल्सी को एक साइकिक लेडी को विजिट करते हुए देखते हैं, जहां पर वो उस लेटर के बारे में उनसे पूछना चाहती थी। वो जैसे ही उस लेटर के बारे में उस लेडी से पूछती है तो वो लेडी उसमें लिखी बातों को कंफर्म करती है कि वैसा डल्सी की फैमिली के साथ में जरूर होगा, जिससे वो काफी डर जाती है। शायद से उसने फ्यूचर देख लिया था। खैर यहाँ से सीन अब फिर से खेलते हुए बच्चों पर आता है, जहाँ पर गलती से लियो की एक बॉल होती है, वो रॉड्रिगो को जाकर लग जाती है, जो कि उसकी नाक पर हिट करती है और उससे उसकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। लेकिन ये सब एक एक्सीडेंट होता है। अब रॉड्रिगो का फ्यूनरल किया जाता है, जहाँ पर उसके पेरेंट्स पूरी तरह से टूट गए थे और सीन फिर से प्रेजेंट टाइम में आ जाता है। यानी कि एक चीज तो हमें पता चल गई है कि रॉड्रिगो की डेथ हुई कैसे थी। प्रेजेंट टाइम में हम उस प्रीस्ट को घर के ऊपर रिसर्च करते हुए देख पाते हैं, जो कि काफी समय से उसी घर के बारे में पता कर रहा था। रिसर्च करते हुए उसको ये पता चलता है कि जिसने इस घर को सबसे पहली बार बनाया था वो अचानक से ही एक दिन गायब हो गया था, जिसके बाद में जो कोई भी फैमिली यहाँ पर रहने आई सभी के साथ में बहुत ही अजीबोगरीब घटनाएं घटित हुई और सब यही मानने लगे कि ये घर हॉन्टेड है और इससे जुड़ी हुई ढेर सारी सुपरनैचुरल अफवाहें थी। अब उसी वक्त रिसर्च करते हुए प्रीस्ट की नजर क्लॉक पर जाती है, जहाँ पर वो ये देखता है कि 11:11 हो रहे हैं और आज की डेट भी 11 नवंबर 2011 है। और इस चीज से वो सब कुछ समझ जाते हैं कि इस घर का 11 सिंबल से कोई रिलेशन है। असल में ये घर एक स्पेसिफिक टाइम पर एक टाइम पोर्टल की तरह वर्क करता था, जिसमें वहां पर रहने वाली फैमिली टाइम लूप में फंस जाया करती थी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम फैमिली का क्या होता था ये भी नहीं पता चलता था। अब प्रीस्ट को ये आइडिया हो गया था कि किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर ये पोर्टल खुलता है और उस वक्त होता यह है कि ये घर टाइम में पीछे चला जाता है और वो टाइम होता है 11th डेट को 11:11 यानी कि आज रात 11:11 और 11 पर ये टाइम पोर्टल फिर से खुलेगा और
पॉसिबल है कि लियो ऐसे ही किसी टाइम लूप में फंस गया होगा। तो अगर डल्सी उस टाइम लूप में जाए तो मोस्ट प्रोबेबली वो लियो को बचा सकती है और उसको वापस भी ला सकती है। और फिलहाल आप 2011 वाली टाइमलाइन को ही एक बेस टाइमलाइन लेके चलना, जो कि वक्त वाकई में चल रहा है। और 2011 की वो टाइमलाइन है जहां पर डल्सी के ऊपर अपने हस्बैंड हुआन को मारने का इल्जाम लगा था और उसने सजा भी काटी थी। और इसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है जो कि हमको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, और ऐसा होना जरूरी भी था। अब प्रीस्ट ये सारी बातें डल्सी को बताता है और उसी रात को 11:11 और 11 सेकंड पर उसे टाइम में पीछे जाकर सब कुछ ठीक करने के लिए कन्विंस करने लगता है। जिसके बाद सीन फिर से पास्ट में चला जाता है। अब पास्ट में हम देखते हैं कि हुआन अपने बेटे रॉड्रिगो की डेथ से बहुत ही दुखी है, और जब उसका सिगार नीचे गिर जाता है तो उसे वही बॉक्स दिखता है जिसे डल्सी ने बेड के नीचे रखा हुआ था, जिसके अंदर उसे वही चाबी मिलती है और वो उसी ड्रॉर को खोल भी लेता है जिसके अंदर डल्सी के लवर का लव लेटर था, और वो उस लेटर को पढ़ लेता है, जिसके बाद में वो रोने लगता है। अब सीन फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन यानी कि मेन टाइमलाइन 2011 में आता है, जहां पर हम बूढ़ी डल्सी को देखते हैं जो कि रात के 11:11 और 11 सेकंड होने का इंतजार कर रही थी। और जैसे ही रात के 11:11 होते हैं, ये घर जिसके अंदर डल्सी करंट में रह रही थी वो टाइम में पीछे चला जाता है। अब इस पॉइंट से मूवी काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने वाली है, इसलिए मैं आपके लिए इसको इजी कर देता हूँ। तो इस मूवी के अंदर फिलहाल बेसिकली हम 3 टाइमलाइन को देख पा रहे हैं। पहला वो टाइमलाइन है जब तक रॉड्रिगो जिंदा था, यानी कि रॉड्रिगो के मरने से पहले की टाइमलाइन। दूसरा वो टाइमलाइन है जिसके बाद रॉड्रिगो की डेथ हो गई, यानी कि रॉड्रिगो के मरने के बाद का समय। और तीसरा वो जो कि बिल्कुल मेन है, यानी कि 2011 का टाइमलाइन, जहां पर ओल्ड डल्सी फिलहाल रह रही थी। अब डल्सी यहाँ पर मेन टाइमलाइन यानी कि 2011 से आती है उस टाइमलाइन के अंदर जहां पर रॉड्रिगो अभी भी जिंदा था, यानी कि बिल्कुल शुरुआत वाली टाइमलाइन जो कि 1980s की है। अब ओल्ड डल्सी सबसे पहले जाकर अपनी यंगर वर्जन को ये सारी बातें बताना चाहती थी ताकि वो सभी चीजों को ठीक कर सके, लेकिन यहाँ पर जो यंग डल्सी होती है वो बूढ़ी डल्सी को कोई चोर समझ लेती है, जिससे कि चीजें यहाँ पर बिगड़ जाती हैं। और आपको याद होगा कि मूवी की स्टार्टिंग में भी किसी ने डल्सी के रूम के बाहर नॉक किया था, जिसको डल्सी ने सीजर से मारने की कोशिश करी थी। तो वो कोई और नहीं बल्कि वो उसी का बूढ़ा वर्जन था, यानी कि 2011 वाली डल्सी। अब इसके बाद में ओल्डर डल्सी एक लेटर लियो को देती है और ये कहती है कि ये वो अपनी मदर को दे दे ताकि एटलीस्ट उसको सब कुछ पता चल पाए और वो सारी चीजों को ठीक कर दे। अब इससे हमको ये पता चलता है कि लियो जिसे गोस्ट कह रहा था वो ओल्डर डल्सी थी, यानी कि उसी की माँ थी। पर रॉड्रिगो के कमरे में उस दिन ओल्डर डल्सी नहीं गई थी। उस दिन रॉड्रिगो के कमरे में सेकंड टाइमलाइन से आया हुआ लियो गया था, यानी कि वो टाइमलाइन जिसमें रॉड्रिगो जिंदा नहीं था। अब आप ये सोचेंगे कि लियो यहाँ पर कहाँ से आ गया। तो लियो जैसे ही टाइम ट्रेवल में आया था उसे आइडिया भी नहीं था कि उसने टाइम ट्रेवल किया है, और उसने जैसे ही फर्स्ट टाइमलाइन के रॉड्रिगो को देखा तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि वो जिंदा है, क्योंकि उसी के हाथों से रॉड्रिगो की डेथ हुई थी। और यहाँ पर आकर वो रॉड्रिगो को हक कर लेता है और उसे वो पर्ल भी दे देता है जो कि उसे उसकी मदर ने दिया था। और यही रीजन है कि हमने रॉड्रिगो के पास में उसी पर्ल को देखा था जो कि सेम टू सेम उस समय पर डल्सी के पास था। और फिर वो पर्ल रॉड्रिगो ने अपनी क्रश को दे दिया था, यानी कि सराई को, जिसके बाद में सराई के पास में वो पर्ल आ गया था। और यही रीजन है कि रॉड्रिगो के फ्यूनरल पर एक सीन के अंदर हम लियो और सराई दोनों के पास में एक ही पर्ल को देखते हैं, जो कि सेम ही दिख रहे थे क्योंकि पर्ल सेम ही था, लेकिन दोनों ही डिफरेंट टाइमलाइन के थे। यानी कि रॉड्रिगो की डेथ के बाद में एक दूसरी टाइमलाइन बन गई थी जिसके अंदर से लियो ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ पर आ गया था, यानी कि टाइम ट्रेवल करके यहाँ पर आ गया था पहली टाइमलाइन में जहाँ पर रॉड्रिगो की डेथ नहीं हुई थी। और वो उसको देखकर काफी इमोशनल हो गया था। इनफैक्ट उसको ये लग रहा था कि ये सारा कुछ एक सपना है। अब टाइम ट्रेवल का इफेक्ट खत्म होने लगता है और जो कैरेक्टर्स टाइम ट्रेवल करके वहां पर आए थे वो अपनी अपनी टाइमलाइन में जाने लगते हैं। और उसी वक्त सेकंड टाइमलाइन के लियो के आगे से पहली टाइमलाइन का रॉड्रिगो गायब होने लगता है और लियो को ये लगता है कि उसने जो भी देखा वो सब सिर्फ उसका एक सपना था। और इसी तरह से ओल्डर डल्सी भी अपनी मेन टाइमलाइन यानी कि 2011 में चली जाती है। अब स्टोरी फिर से पास्ट में आ जाती है जहां पर हुआन लियो को मारने वाला होता है क्योंकि उसको ये लग रहा था कि लियो ने जानबूझकर रॉड्रिगो को मार डाला और लियो उसका बेटा था भी नहीं, यानी कि जो उस लेटर में लिखा हुआ था वो बिल्कुल हकीकत बनने वाला था। खैर लेकिन जैसे ही अब हुआन ऐसा करने वाला होता है वहां पर डल्सी आ जाती है और फिर दोनों के बीच में हाथापाई होने लगती है जिसके अंदर हुआन डल्सी को इंजर्ड करके बेहोश कर देता है। और ये वही सीन था जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा था। अब यहाँ से सीन फिर से प्रेजेंट टाइमलाइन में यानी कि मेन टाइमलाइन 2011 में आता है जहाँ पर हम फिर से उसी ओल्ड आदमी को देख पाते हैं जो कि काफी बार डल्सी को हॉन्ट कर रहा था, लेकिन इस बार
डल्सी उससे नहीं डरती, बल्कि जब वो उसे फॉलो करते हुए उसी टनल में जाती है तो उसे बहुत बड़ी शॉकिंग चीज पता चलती है। उसको ये पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि 2071 यानी कि 2071 से आया हुआ लियो है, यानी कि वो 4th टाइमलाइन से आया था। वो बूढ़ा आदमी यानी कि ओल्डर लियो ओल्डर डल्सी को ये बताता है कि उसे वापस दूसरी टाइमलाइन में जाना होगा और लियो को वहां से किडनैप करके लाना होगा। और यहाँ पर हमको ये पता चलता है कि लियो को असल में एक बीमारी थी जिसका इलाज 80s में यानी कि उस टाइमलाइन में नहीं था और उसका क्योर 2011 के अराउंड ही खोजा गया था, यानी कि अगर लियो को 3rd टाइमलाइन में लाया गया तभी उसे बचाया जा सकता है। इसलिए ओल्डर डल्सी फिर से टाइम ट्रेवल करती है और इस बार वो लियो को अपने साथ ले भी आती है। अब आप लोग यहाँ पर ये भी समझ गए होंगे कि जिसने लियो को स्टार्टिंग में अंधेरे में खींच लिया था तो वो कोई सुपर नेचुरल बीइंग नहीं थी, बल्कि वो यहाँ पर उसकी खुद की माँ थी, यानी कि ओल्डर वर्जन ऑफ डल्सी थी। लेकिन अब आप ये सोचेंगे कि तो हुआन को मारा किसने? तो उसको भी डल्सी ने ही मारा था, जी हाँ, लेकिन ओल्डर डल्सी ने। लेकिन वो कैसे? तो यहाँ पर वो सिर्फ उसको किडनैप ही नहीं करती बल्कि वो हुआन को भी स्टैब करके मार देती है। और वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि उसे ओल्डर लियो ने बताया था कि उस दिन हुआन 2nd टाइमलाइन के लियो को मारने वाला है, तो अगर उसे बचाना है तो हुआन को मारना ही पड़ेगा, यानी कि अपने हस्बैंड को खत्म करना होगा। और इसलिए अब आपको समझ में आ गया होगा कि दूसरी टाइमलाइन में डल्सी के बेहोश होने के बावजूद भी हुआन को किसने मारा था। और ये भी समझ में आ गया होगा कि दूसरी टाइमलाइन की डल्सी को पुलिस ने अरेस्ट क्यों किया था, जिसकी वजह से ये तीसरी टाइमलाइन यहाँ पर बनी थी, यानी कि मेन टाइमलाइन जो कि है 2011 की। अब ऑब्वियस ही बात है कि दोनों इंसान सेम है तो उनके फिंगरप्रिंट भी बिल्कुल सेम होंगे और यही रीजन था कि उसके ऊपर डल्सी के फिंगरप्रिंट थे, जिसके चलते उसको यहाँ पर सजा मिली थी। और मैंने आपको ये बोला था कि ये चीज होनी बहुत जरूरी थी, तो यहाँ पर लियो को बचाने का सिर्फ यही एक रास्ता था। और शायद से लियो 2071 तक इसलिए ही जी लिया क्योंकि उसको डल्सी ने बचा लिया था और शायद से उसकी बीमारी का इलाज भी करवा दिया होगा। लेकिन अब आपको ये डाउट होगा कि जो छोटा बच्चा लियो है वो यहाँ पर रहेगा कैसे? तो लियो अब 2011 में आ जाता है और यहाँ पर हमको एक और शॉकिंग ट्विस्ट पता चलता है कि वो प्रीस्ट कोई और नहीं बल्कि लियो का ही बचपन का फ्रेंड गार्सिया है। जी हाँ, जहाँ पर दोनों फिर से उसी तरह से हैंडशेक करते हैं जैसे वो बचपन में किया करते थे। अब देखो यहाँ पर डल्सी बूढ़ी हो चुकी थी और उसकी सजा भी चल रही थी, तो वो इस हालत में नहीं थी कि वो लियो को संभाल पाए, इसलिए गार्सिया लियो को अपने साथ में ले जाता है और ये सारी बातें वो सराई को बताता है। जिसके बाद में स्टार्टिंग में सराई तो हैरान हो जाती है, लेकिन एंड में वो लियो को अपने साथ रखने के लिए कन्विंस हो जाती है और इसी तरह से लियो यहाँ पर बड़ा होता है और 2071 तक चला जाता है। और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें बताने के लिए और टाइम लूप को तोड़ने के लिए वो वापस इस घर में आया होगा ताकि वो सबको ही वार्न कर पाए। और बूम, ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द हाउस एट द एंड ऑफ टाइम मूवी की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आई होगी। मुझे पर्सनली ये मूवी काफी बढ़िया लगी है। अब यहाँ पर जो असल में टाइम लूप तोड़ा है ना वो किसी और ने नहीं बल्कि ये प्रीस्ट और लियो दोनों ने मिलकर किया। 2071 वाला जो लियो था वो यहाँ पर आया और शायद से हो सकता है कि उसने प्रीस्ट को वार्न किया होगा। और ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर प्रीस्ट को ये बात स्टार्टिंग से पता होती तो वो शायद से डल्सी के पास में पहले ही चला जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो उसके आने के बाद ही वहां पर गया था। अब अगर टाइमलाइन देखी जाए तो पहली टाइमलाइन आती है 1980s के स्टार्टिंग की, जहां पर सब कुछ ठीक था। दूसरी टाइमलाइन तब बन जाती है जब लियो ने गलती से रॉड्रिगो को मार दिया था। तीसरी टाइमलाइन तब बनती है जब डल्सी को सजा हो जाती है और वो वापस इस घर में आ जाती है। चौथी टाइमलाइन यहाँ पर ओल्डर डल्सी ने खुद बनाई जब उसने लियो को यहाँ पर किडनैप किया 2nd टाइमलाइन से ताकि वो उसको बचा पाए, और उसके चलते ही वो 2071 वाली लियो की टाइमलाइन बन गई। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेसिकली ये एक पूरा एक सर्कल बन गया था जिसको एंड में तोड़ दिया गया। यानी कि यहाँ पर रॉड्रिगो और हुआन की डेथ लिखी हुई थी, वो तो होना ही था और उसको कोई नहीं टाल सकता, जो कि सिंपल सी बात दर्शाता है कि जो होना है वो तो होके ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात कि समय के साथ में छेड़छाड़ बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए